हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को पतंजलि का आइडिया आखिर आया कैसे था। तो मुझे पता है कि इस वीडियो को सिर्फ वो लोग ही देख रहे होंगे जो सच में कुछ सीखना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने काफी रिसर्च वर्क किया है और काफी मेहनत भी। और अगर आप सीरियसली इस वीडियो को नहीं देखते हो तो फिर ये रिसर्च वर्क किस काम का। क्योंकि मैंने ये कोशिश की है कि केस स्टडी के नाम पर आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं चिपका दिया जाए, बल्कि आप इस केस स्टडी से सच में कुछ सीख सको, अपने लाइफ में इससे सीखे गए लेसन्स को यूटिलाइज कर सको। और इसलिए आज से मैं आप सभी फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ऐसा सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें सिर्फ वैसे कंटेंट होंगे जो आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रिपेयर करेंगे और आपको भीड़ में कूदने से पहले उस भीड़ का दांव पे सिखाएंगे। और ये वीडियोस सही मायने में एक केस स्टडीज होंगे, और ये केस स्टडीज सिर्फ फैक्ट बेस्ड नहीं होंगे, बल्कि इनमें आपको हर फैक्ट्स के बाद उस फैक्ट से क्या सीखने को मिला ये भी बताऊंगा। और इन केस स्टडीज को मैं एक इजी स्टोरी के रूप में आप लोगों को बताऊंगा, जिसके कारण आप इन केस स्टडीज को अपने रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे और आप कुछ ऐसा सीख पाओगे जिसे आप रियल लाइफ में अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए यूटिलाइज कर सको। सो नाउ अब स्टार्टिंग में ही ज्यादा बोलकर आप लोगों को मैं बोर नहीं करूंगा, क्योंकि बाकी सब कुछ आप लोग इस वीडियो को देख के खुद समझ जाइएगा। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 33 साल पहले कानपुर के एक गुरुकुल से, जब 1987 में यानी 1987 में ये दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले। तो हुआ कुछ यूं था कि रामकिशन यादव यानी आज के हमारे बाबा रामदेव बिना अपने परिवार को बताए घर से भागकर कानपुर के गुरुकुल में भर्ती हो गए थे। और 1987 में आचार्य बालकृष्ण भी इसी गुरुकुल में पढ़ने आए। और फिर एक दिन गुरुदेव ने इन्हें गुरुकुल का एक काम सौंपा, और फिर यहाँ से इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होती गई। फिर हर वक्त हर काम में ये दोनों एक दूसरे की मदद करने लगे और हमेशा साथ साथ रहने लगे। और क्या आपको पता है कि आचार्य बालकृष्ण बाबा रामदेव को बड़ा भाई मानते हैं। वे गुरुकुल के दिनों में उन्हें भ्राताश्री बुलाया करते थे। खैर, तो अभी तक इनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर सब कुछ ठीक चलने के बाद भी इनकी ज्यादा से ज्यादा सीखने की चाह के कारण और बेहतर शिक्षा हासिल करने के लिए ये लोग कानपुर के गुरुकुल को छोड़कर बेहतर गुरुकुल की तलाश में निकल पड़े। और क्योंकि इन दोनों की रुचि अलग अलग विषयों में थी, इसलिए इन्हें एक दूसरे से अलग भी होना पड़ा और दोनों अलग अलग गुरुकुल में चले गए। पर फिर भी ये चिट्ठियों के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में बने रहते थे। तो यहाँ आता है लेसन नंबर 1 कि एक एंटरप्रेन्योर या हर इंसान को ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। और एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो ये स्पेशली बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूअस लर्न नहीं करते रहेगा तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स से कम्पीट कैसे करेगा। सो इन दोनों एंटरप्रेन्योर्स से सबसे पहला लेसन हमें मिलता है कि कीप लर्निंग ऑलवेज, डोंट बी सेटिस्फाइड विद द अमाउंट ऑफ नॉलेज यू हैव नाउ। तो अब कहानी आगे बढ़ती है, और इसी तरह ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करने के प्रवृत्ति के कारण गुरुकुल पे गुरुकुल बदलते हुए एक दिन आचार्य बालकृष्ण जा पहुंचे गंगोत्री, और यहाँ बैठकर जड़ी बूटियों के बारे में गहरा अध्ययन करने लगे। और कुछ दिन के बाद ऐसे ही गुरुकुल पे गुरुकुल बदलते हुए स्वामी रामदेव भी यहाँ आ गए। पर अभी भी दोनों अलग अलग गुफाओं में रहते थे और अपने अपने विषयों में एक्सपर्टीज हासिल करने में जुटे हुए थे, जिसमें एक तरफ आचार्य बालकृष्ण अपनी जड़ी बूटियों और एक्यूप्रेशर से रिलेटेड ज्ञान को बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर बाबा रामदेव योग, सेल्फ कंट्रोल और सेवन सेंसेस पे एक्सपर्टीज हासिल करने में जुटे हुए थे ना। तो यहाँ आता है लेसन नंबर 2। बिना एक्सपर्टीज के और बिना ये जाने कि समुद्र में कितने और कैसे कैसे जीव जंतु हैं, एक्स्ट्रा या ओवर मोटिवेटेड होके डायरेक्ट समुद्र में कूदना नहीं चाहिए। और ये थियोरी हर जगह के लिए एकदम सेम है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी। क्योंकि जब आपके पास एक्सपर्टीज होगा तभी आपके पास असली एकदम रियल कॉन्फिडेंस होगा। लेट मी क्लियर दिस पॉइंट। तो चलिए मान लेते हैं कि आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, सारा सेटअप भी है, पर एक्चुअल में जिस बेस पे आपकी कंपनी चलने वाली है उसी में आपकी एक्सपर्टीज नहीं हो, तो फिर क्या होगा। सब कुछ होते हुए भी आपके अंदर जो रियल कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो आप में होगा ही नहीं, और इसके कारण आप घबरा के खुद को फेक कॉन्फिडेंस देने के प्रयास करिएगा और जबरदस्ती कॉन्फिडेंट बनने का और शो करने का कोशिश कीजिएगा। एंड देन आप भर भर के फेक मोटिवेशंस भी दीजिएगा अपने आप को। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या फर्क पड़ता है इससे, ये सारी बातें तो सिर्फ मुझे मालूम होगा ना, किसी दूसरे को थोड़ी पता चलेगा इसके बारे में। तो यही स्टेट ऑफ माइंड हर एंटरप्रेन्योर और उसके स्टार्टअप के लिए सबसे डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव होता है। तो फिर क्या करना चाहिए। तो करना बस इतना ही है कि आप लोग उस बेस को फिगर आउट कीजिए जिसपे आपकी कंपनी खड़ी होगी, और उस बेस पे एकदम एक्सपर्टीज हासिल कर लीजिए। फिर देखिए सब सही होगा। क्योंकि अगर पतंजलि के विषय में देखिएगा तो पता चलेगा कि इसका बेस
योगा और आयुर्वेद यानी जड़ी बूटी है, और इन दोनों में इनके फाउंडर्स वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपर्ट मास्टर्स में से एक हैं, जिनको टक्कर देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सुनाओ, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो फिर जब इन्हें लगा कि अब जितना हो सकता था उतना इन्होंने अपना 100% दिया और सीखा, तब इन्होंने डिसाइड किया कि अब जो कुछ सीखा है उसे हम समाज कल्याण में उपयोग करेंगे। और फिर गंगोत्री से नीचे उतरने के बाद ये लोग परमानेंटली हरिद्वार में ही रुकने का फैसला कर लिए। नाउ अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है और शुरू होने वाला है द राइज ऑफ पतंजलि। सो गंगोत्री से नीचे आने के बाद 1993 में यानी 1993 में जब दोनों हरिद्वार आए तो इनके पास एक क्लियर विजन था, एक मकसद था, और इसके लिए ये दोनों अपने अपने एक्सपर्टीज के फील्ड में काम करने लगे, जिसमें बाबा रामदेव योगा तो आचार्य बालकृष्ण जड़ी बूटी और चूर्ण का ज्ञान बांटने लगे, क्योंकि ये चाहते थे कि पूरे भारतवर्ष में हमारे पारंपरिक पद्धति और संस्कार जो लोग पूरी तरह से भूल गए हैं उसे वापस स्ट्रांगली स्टैब्लिश किया जाए। पर मैल्कॉम ग्लैडवेल कहते हैं कि इफ वन वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन वन स्किल इट नीड्स टू बी डन फॉर 10,000 आवर्स। और इस बात में कोई संशय नहीं है कि इन दोनों ने इससे कहीं ज्यादा ही अपने स्किल को प्रैक्टिस किया होगा। तो अब आता है सीख नंबर 3। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप लोगों का स्टार्टअप भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करे तो आप लोगों को भी यही करना होगा जो मैल्कॉल्म ग्लैडवेल कहते हैं। अब 10,000 बार नहीं, पर हाँ इतना जरूर कि कम से कम आप अपने कॉम्पिटिटर्स से कॉम्पीट कर सके ना। तो कहानी आगे बढ़ती है और 2 साल बाद इन्हें पहली सफलता मिलती है मधुसूदन चूरन के जरिए, और इन दोनों को एक अपॉर्चुनिटी दिखा। तो फिर क्या था, हमारे ब्रांड एम्बेसडर लग गए अपने काम पर। बाबा रामदेव देश भर घूम घूम कर योग शिविर का आयोजन करने लगे और उधर आचार्य बालकृष्ण हरिद्वार के पास सही जगह तलाश में जुट गए ना। यहाँ आता है सीख नंबर 4। एक एंटरप्रेन्योर को विजनरी होना चाहिए ताकि वो एक भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दे, जैसे इन दोनों ने किया कि पहले से तो ये दोनों विजनरी थे ही, और जैसे ही इन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिला इन्होंने उन्हें झट से पकड़कर अपने एम को अचीव करने में लग गए, जिसमें एक ने प्रोडक्ट को पॉपुलर किया तो दूसरे ने बेस बनाया। इस पॉइंट को आगे मैं और क्लियर करूंगा ना। अब कहानी में आगे बढ़ा जाए तो 5 जनवरी 1995 यानी 1995 को स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने दिव्य फार्मेसी की स्थापना कर ही दी, और ये था इनका पहला कदम द राइज ऑफ पतंजलि एम्पायर की तरफ। पर यह इतना आसान भी नहीं था। पतंजलि की स्थापना से पहले इन्हें न जाने कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कभी कोर्ट केस तो कभी इंसल्ट तो कभी इनके खिलाफ मोर्चा, और भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे। पर ये दोनों अपने लक्ष्य से पीछे कभी नहीं हटे। ये चाहते थे कि इंडिया में फिर से हमारे पारंपरिक पद्धति स्ट्रांगली स्टैब्लिश हो, और ये लोग लगे रहे इस लक्ष्य के पीछे। और इसी प्रक्रिया के दौरान एक दिन इन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे कब तक चलेगा, इतने छोटे स्तर से पूरे भारत में पारंपरिक पद्धति कैसे स्थापित करेंगे। और इसी विचार विमर्श के दौरान इन्होंने आचार्य करमवीर और स्वामी शंकर देव, जो कि इन दोनों के गुरु भी थे, इन दोनों के साथ मिलके दिव्य योग मंदिर, जो कि एक ट्रस्ट है, उसकी स्थापना की। और ये था दूसरा कदम द राइज ऑफ पतंजलि एम्पायर की तरफ। और इस बार ये एक ठोस कदम था जो कि आने वाले भविष्य का फ्रेम स्ट्रक्चर साबित होने वाला था। और बिल्कुल ऐसा ही होना शुरू भी हो गया। बाबा रामदेव धीरे धीरे फेमस होने लगे और इनके योग आसन चमत्कार दिखाने लगे, और उधर आचार्य बालकृष्ण की बूटियां भी कमाल दिखाने लगी। और फिर इनको सबसे बड़ा बूस्ट मिला 2003 में, जब आस्था चैनल ने बाबा रामदेव को अपने चैनल पे हर सुबह योग सिखाने का इनविटेशन दिया। और फिर क्या था, बाबा ने इस अपॉर्चुनिटी को भी बखूबी पकड़ा और धीरे धीरे घर घर बसने लगे। उधर आचार्य बालकृष्ण भी अपनी जड़ी बूटियों और एक्यूप्रेशर का ज्ञान टेलीविजन के माध्यम से घर घर पहुंचाने लगे, और धीरे धीरे इन दोनों ने लोगों के दिल में जगह बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ से शुरू होता है ब्रांडिंग गेम। तो अब बाबा रामदेव की सेल्फ ब्रांडिंग बिल्ड होने लगी थी। इनकी दवाइयां भी बाबा रामदेव के नाम पे खूब बिकने लगी थी। तो यहाँ आता है लेसन नंबर 5। यूज योर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज टू ब्रांड योर सेल्फ इन एडिशन टू योर प्रोडक्ट एंड कंपनी, जैसे कि आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव ने किया। इस पॉइंट को भी आगे मैं और क्लियर करूंगा। हाँ, तो कहानी अब और आगे बढ़ती है और अब शुरू होता है द स्टोरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पतंजलि। तो होता यह है कि ये दोनों तो खूब पॉपुलर होने लगे थे, इनकी दवाइयां भी खूब बिकने लगी थी, लोग भी स्वस्थ होने लगे थे और देश में योग क्रांति भी शुरू हो गई थी। पर एक परेशानी अभी भी थी कि जब तक पूरे भारतवर्ष में लोगों की खाने पीने की शैली नहीं सुधरती है तब तक इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग योग करेंगे, जड़ी बूटियों का उपयोग भी करेंगे, पर इस पश्चिमी सभ्यता से अपनाई हुई खान पान की शैली के कारण संपूर्ण आरोग्य हासिल नहीं हो पाएगा। और जब तक ऐसे खाद्य पदार्थ बाजार में उपलब्ध रहेंगे तब तक पूरे भारतवर्ष में पारंपरिक पद्धति को संपूर्णतः स्थापित करना बहुत मुश्किल होगा। पर असल समस्या ये थी कि एकदम से ऐसा कुछ नहीं हो सकता था कि पूरी तरह से पश्चिमी खाद्य सामग्री और शैली को एक झटके में उखाड़ के फेंक दिया जाए, और इसलिए इन्होंने इसका एक विकल्प तैयार करने पर विचार शुरू किया। और ऐसे आता है इन्हें पतंजलि का आइडिया, जो कि $1 बिलियन आइडिया साबित हो गया।
पर समस्या अभी यहाँ समाप्त नहीं हो गया था। एक्चुअली हुआ क्या कि आइडिया तो तैयार था, बेसिक एग्जीक्यूशन प्लान भी तैयार था, पर पैसे ही नहीं थे। और ये थी सबसे बड़ी समस्या। तो अब ये लोग सोच में पड़ गए कि भाई अब क्या किया जाए। पर कहते हैं ना कि जहां चाहा वहां रहा, और यहाँ भी ठीक ऐसा ही हुआ। गोविंद अग्रवाल ने 1 करोड़ और प्रफुल्ल पिली ने 7 करोड़ रुपए दिए, और फिर 2006 में ऐसे स्थापित हुआ इस देश का सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला इंडियन एफएमसीजी ब्रांड, द वन एंड ओनली पतंजलि। तो इस ब्रांड के नाम के साथ शुरुआत में सिर्फ दवाइयां और डेयरी प्रोडक्ट्स बने। फिर एक यूके में रहने वाले इन दोनों के 2 फॉलोअर्स, श्रवण और सुनीता पोदार, ने 50 करोड़ रुपए दिए, और इसके बाद 2007 में बैंक ने भी इन्हें 10 करोड़ का लोन दिया। और फिर शुरू हुआ एक ऐसे कंपनी का सफर जो इन दोनों का पूरे भारतवर्ष को पारंपरिक संस्कृति से जोड़ने के सपने को साकार करने का दमखम रखता हो। अब इसके आगे की शेष केस स्टडी या यूं कहें कि कहानी हम इसके दूसरे पार्ट में जानेंगे, और मैं इसके दूसरे पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। नाउ अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हम उन सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स को समराइज कर लेते हैं, इकट्ठे एक जगह देख लेते हैं। तो लेसन नंबर 1 था, हमें हमारे अंदर के स्टूडेंट को हमेशा जिंदा रखना चाहिए और हमेशा कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि किसको पता कौन सी बात और स्किल कब ट्रिगर कर जाए और आपकी लाइफ बदल दे और आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाओ। लेसन नंबर 2, हमें ओवर एक्साइटेड होने से बचना चाहिए और अपने आइडिया का बेस, जिसे हम यूएसपी के नाम से जानते हैं, उस पर हमें पहले एक्सपर्टीज हासिल करनी चाहिए। तीसरा लेसन जो हमने सीखा था वो ये था कि अगर आपको किसी स्किल में एक्सपर्टीज हासिल करनी है तो इसका एकमात्र रास्ता है निरंतर प्रयास, अनस्टॉप प्रैक्टिस करनी होगी आपको उस पर्टिकुलर स्किल में एक्सपर्ट बनने के लिए। चौथा लेसन हमने सीखा था कि एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा विजनरी होना चाहिए और छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी को पहचानने वाली पारखी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आपके एक गलती का ही इंतजार कर रहा होता है। पांचवा लेसन जो हमने सीखा वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड ओनर्स यही गलती करते हैं। वो अपने प्रोडक्ट और कंपनी को तो ब्रांड बना देते हैं, पर खुद की सेल्फ ब्रांडिंग पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। और फिर जब किसी भी कारणवश जब कभी उनकी कंपनी बंद हो जाती है या ऐसा कुछ भी बुरा होता है, तो फिर उन्हें एक नए ब्रांड आइडेंटिटी के साथ दोबारा शुरू करना पड़ता है और उठना पड़ता है। और सेल्फ ब्रांडिंग नहीं होने के कारण 90% केसेस में बाउंस बैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है इनके लिए, क्योंकि मार्केट में तो इन्हें सब एक नए ब्रांड के तौर पे देख रहे होते हैं, इनकी हिस्ट्री थोड़ी किसी को मालूम होती है। इसलिए आप अपने प्रोडक्ट और कंपनी की ब्रांडिंग करें, बेशक करें, पर साथ ही सेल्फ ब्रांडिंग भी करें, क्योंकि यही सेल्फ ब्रांडिंग आपको किसी भी खराब सिचुएशन से बाउंस बैक करने में मदद करेगी ना। द सिक्स्थ एंड एक बोनस लेसन जो हमने सीखा वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कितनों ने इस वीडियो को सच में कुछ सीखने के लिए देखा या फिर सारे सिर्फ कहानी सुन के रह गए ना। तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि इन केस स्टडीज को बनाने का क्या मकसद है मेरा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी सच में अपने लाइफ और करियर के प्रति सीरियस हैं और एक सच्चा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उन्हें एक सही डायरेक्शन मिले। वो सिर्फ फैक्ट बेस्ड केस स्टडीज ना देखें, इनफैक्ट इन एंटरप्रेन्योर से मिलने वाले लेसन्स को अपने लिए, अपने फ्यूचर स्टार्टअप के लिए यूज करें। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके सही मायने में कुछ फायदा हो तो अब आप लोग इसका सेकंड पार्ट भी देख लीजिए और अपने नॉलेज को कंप्लीट कीजिए। पर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक शेयर तो आप लोग करते ही हैं, तो कर ही दिया होगा आपने। So thank you very much for giving me your valuable time. See you in the next video.